के सभी बच्चों का आज के इकोनॉमिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। निदर्शन की विधियाँ समग्र में से न्यादर्श या प्रतिदर्श चुनने की विधियों को मुख्यतः निम्नलिखित दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है दैव निदर्शन विधि, इसे यादृच्छिक प्रतिचयन भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग यानी कि कहीं पे भी बगैर किसी बुद्धि का प्रयोग किए आप इस तरह से समग्र में से यानी कि पॉपुलेशन में से सैंपल चुने कि हर एक वेरिएबल के, हर एक पद के चुने जाने की संभावना बराबर हो। दूसरा और आता है इसमें अदैव निदर्शन विधि या अयादृच्छिक प्रतिचयन। इसमें परपजिव सैंपलिंग आती है, तमाम तरह की और सैंपलिंग आती है, हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दैव निदर्शन विधि या यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की। देखिए, यादृच्छिक प्रतिचयन वह है जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह में से व्यक्तिगत इकाइयों को दैव निदर्शन से चुना जाता है। दैव निदर्शन मतलब भाग्य के आधार पर, ठीक है। इस तरह से चुना गया जो प्रतिदर्श यानी सैंपल होता है वह समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसे यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को रैंडम सैंपल कहा जाएगा या रैंडम सैंपलिंग विधि कहलाएगी ये। इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई या हर तत्व को चुने जाने का समान अवसर होता है। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता स्वयं की इच्छा से नहीं करता, बल्कि यह कार्य पूर्ण रूप से अवसर या दैव पर छोड़ दिया जाता है, यानी चांस पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह विधि वहाँ अधिक उपयुक्त होती है जहाँ समग्र की इकाइयाँ समरूप यानी होमोजेनियस होती हैं। होमोजेनियस यानी कि एक जैसे गुणों वाली, विशेषताओं वाली। तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा दैव निदर्शन को। पहला साधारण दैव निदर्शन विधि, इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के न्यादर्श में चुने जाने की समान रूप से संभावना रहती है। इसमें इकाइयों के चयन का निर्णय अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर न होकर संयोग यानी कि चांस पर निर्भर करता है। इसलिए इस विधि को संयोगवश चयन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? सबसे पहले आती है लॉटरी विधि। आप सभी लोगों ने लॉटरी का नाम मूवीज़ के माध्यम से ज़रूर सुना होगा। अब लॉटरी नहीं निकाली जाती क्योंकि अब इसे वैध नहीं माना जाता, देश में इस पे प्रतिबंध है। लेकिन एक समय ऐसा था जब लोग लॉटरी के टिकट खरीदते थे और अपने भाग्य को चेक किया करते थे कि हम कितना लकी हैं। इस विधि में होगा क्या कि कुछ पर्चियाँ बना ली जाएंगी या गोलियाँ बना ली जाएंगी और उन्हें डिब्बे में डाल दिया जाएगा। किसी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा या स्वयं आंखें बंद करके वो पर्चियाँ या गोलियाँ उठा ली जाती हैं। जितनी इकाइयाँ प्रतिदर्श में सम्मिलित करनी होती हैं, यह विधि सदैव यादृच्छिक प्रतिदर्श उपलब्ध करा देता है। जितने भी मतलब जैसे अगर आपको 100 छात्रों में से 10 सैंपल लेने हैं तो आप 100 पर्चियाँ डालेंगे और उसमें से 10 पर्चियाँ निकाल लेंगे, ठीक है। लॉटरी विधि के अलावा ढोल घुमाकर एक विधि आती है जिसमें आप सैंपल चुन सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, एक ढोल के समान आकार वाले लकड़ी या लोहे के या गत्ते के गोल टुकड़े जिस पर 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक अंक लिखे रहते हैं, उन्हें डाल दिया जाता है तथा ढोल को हाथ या बिजली से खूब घुमाया जाता है जिसमें सभी अंक आपस में मिल जाए। फिर एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उतने ही टुकड़े निकाल लिए जाते हैं जितनी मदों की आवश्यकता हो। निकाले गए टुकड़े पर लिखे हुए अंक के अनुसार समग्र में से प्रतिदर्श चुन लिया जाता है। उदाहरण, यदि पहले निकाले गए टुकड़े पर संख्या 3 है तो समग्र की तीसरी इकाई चुन ली जाएगी। अब बात करते हैं दैव निदर्शन में तीसरी विधि का। ये क्या है, दैव प्रतिदर्श सारणियों द्वारा। अच्छा, इस विधि में क्या होता है कि प्रतिदर्श में सांकेतिक की जाने वाली मदें मदें यानी आइटम्स दैव संख्याओं के माध्यम से चुनी जाती हैं, यानी कि वही बाई चांस अवसर के आधार पर इनका चुनाव होता है। दैव संख्याएं कैसे मिलती हैं? तालिकाओं से देखी जा सकती हैं। ये तालिकाएं या तो विभिन्न सांख्यिक या संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रूप में उपलब्ध होती हैं और या सॉफ्टवेयर पैकेज द्वारा बनाई जाती हैं। इन तालिकाओं का प्रयोग किसी भी पृष्ठ, स्तंभ, पंक्ति या बिंदु से प्रारंभ किया जा सकता है।
कई विद्वानों ने दैव संख्याओं की तालिकाओं का निर्माण किया है। इसमें टिपेट की दैव संख्या सारणी, केंडाल और स्मिथ की सारणी, फिशर और येट्स की सारणी प्रमुख हैं। उपरोक्त में सर्वाधिक लोकप्रिय हुई टिपेट की दैव संख्या सारणी आपको पता होगा, नहीं पता है तो जानिए। इस सारणी में टिपेट महोदय ने 41,600 अंकों को 10,400 के चार चार अंकों के समुच्चय में यानी कि ग्रुप में बांटा हुआ है। इस तरह से लिखा है जैसे यहाँ पे है। इस सारणी की प्रथम 40 संख्याएं आपको इन्होंने दिखा दी हैं, और ये केवल 40 संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं? 41,600 संख्याएं। सोचिए कितनी मेहनत की होगी टिपेट महोदय ने। अब अगर यदि आप एक 6,000 मदों वाले समग्र में से केवल 10 इकाइयाँ चुनने वाले हों 6,000 में से, देखिए आप यहाँ अधिकतम 41,600 अंकों वाले समग्र से सैंपल चुन सकते हैं। तो अगर 6,000 मद वाला कोई समग्र हो और उसमें से 10 इकाइयाँ चुननी हो, तो सबसे पहले सभी मदों को 1 से लेकर 6,000 तक की संख्याएं आवंटित की जाएंगी प्रारंभ से। जैसे इसमें केवल प्रारंभ की 40 संख्याएं दी गई हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोई कक्षा है और जिस कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित कोई डेटा लेना है, ठीक है। तो खैर हम अभी आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 1 से 6,000 तक की संख्याएं उन्हें आवंटित कर देंगे। फिर उपरोक्त सारणी की प्रथम संख्या 2,952 को देखा जाएगा, जो कि 6,000 से कम है, इसलिए समग्र की 2,952वीं इकाइयों को चुन लिया जाएगा। प्रथम संख्या कौन सी थी? 2,952। दूसरी संख्या है 6,641, ठीक है, जो कि 6,000 से ज़्यादा है, तो उसे नहीं लिया जाएगा। फिर तीसरी संख्या कौन सी है? 3,992, ये 6,000 से कम है तो इसे ले लिया जाएगा। चौथी संख्या 9,700 है, ये 6,000 से कम है, इसे नहीं लिया जा सकेगा। अब 7,969 को भी नहीं लिया जा सकेगा। 5,911 को ले लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,952 को ले लिया गया था, 3,992 को ले लिया गया था, 5,911 को ले लिया गया था। 6,000 से नीचे की संख्याएं इस क्रम में जो जो आती चली जाएंगी उन्हें ले लिया जाएगा। इन क्रम संख्या वाली इकाइयों को प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यदि समग्र इकाई में 100 से कम है तो प्रत्येक 4 अंकों की देव संख्या को 2-2 अंकों की संख्या में लिखा जाएगा। फिर इन 2-2 अंकों की क्रम संख्या वाली इकाइयों को प्रतिदर्श में चुन लिया जाएगा। जैसे 60 इकाइयों में से 4 को चुनना है, तो क्रम संख्या 29, 52, 39, 59। आप देख सकते हैं ऊपर ज़रा, 29 ले लिया, 52 ले लिया, उसके बाद में 39 और 59 ले लिया, ठीक है। और ये 39, 59 क्यों ले लिया गया? क्योंकि 60 इकाइयों में चुनना है ना, तो 60 के नीचे लेना होगा। बात समझ गए होंगे शायद। एक और आता है निर्गम निर्वाचन। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो जो मैंने अभी बताया है इसको आप बहुत ध्यान से एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं निर्गम निर्वाचन क्या होता है। एग्जिट पोल, वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल क्या चीज़ होती है। जब कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के बाद वहाँ से जो लोग निकल के आ रहे होते हैं उनसे कुछ पूछा जाता है, कुछ सवाल किए जाते हैं, उनके जवाबों के आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो निर्गम चुनाव यानी एग्जिट पोल एक ऐसी तकनीक जिससे चुनाव के परिणामों का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक में वोट डालकर निकलने वाले वोटरों का यादृच्छिक रूप से यानी कि सैंपल के रूप में चुनाव कर लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसके लिए वोट किया। इन आंकड़ों की सहायता से यह भविष्यवाणी की जाती है कि कौन सी पार्टी चुनाव में विजयी होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह भविष्यवाणी सदैव सही नहीं होती है, क्योंकि बोलने वाले ज़रूरी नहीं कि सही जवाब दें। वैसे एग्जिट पोल पे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबद्ध दैव निर्दर्शन विधि। दैव निर्दर्शन की यह लघु विधि है। इसके अंतर्गत न्यायाधीश चुनने की प्रमुख विधियां कुछ इस तरह से हैं। प्रतिबद्ध दैव निर्दर्शन, इसमें क्या होगा, प्रतिबद्ध में यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, व्यवस्थित दैव निर्दर्शन करेंगे। मतलब प्रतिबद्ध दैव निर्दर्शन की इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों को संख्यात्मक, वर्णात्मक या भौगोलिक आधार पर सबसे पहले एक सीक्वेंस में व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। उनमें से सुविधानुसार आवश्यक संख्या में न्यायाधीश का चयन किया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा इसमें जो आएगा,
अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। इस विधि में समग्र की आप क्या करेंगे, एनवी मद को चुन लिया जाता है। मतलब एनवी मद का मतलब होगा समग्र की सभी मदें और न्यायाधर्ष की इकाइयाँ। ठीक, मतलब अगर आपको 40 में से 10 चुननी है तो 40 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 4। तो इसका मतलब क्या है, चौथी मद को चुना जाएगा। एक उदाहरण देख लीजिए नीचे, अच्छा बताया इन्होंने, 50 में मदों में से 5 इकाइयाँ चुननी हो तो प्रत्येक 10वीं मद आपको न्यायाधीश के रूप में ले लेनी होगी। तो जैसे मान लिया आपने अगर एक रोल नंबर ले लिया बच्चों का, तो फिर 10वां रोल नंबर ले लीजिए, फिर 20वां रोल नंबर ले लीजिए, फिर 30वां ले लीजिए और 40वां ले लीजिए। इस तरह से आपको 5 आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। स्तरित दैव निर्देशन, इसमें क्या होगा, इस विधि के अनुसार समग्र को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों और या स्तरों में बांटा जाएगा। फिर दैव निर्देशन द्वारा प्रत्येक स्तर या श्रेणी से कुछ मदों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी सामग्री की इकाइयाँ समान न होकर विभिन्न विशेषताओं वाली होती हैं। तो इस विधि में सविचार निर्देशन या दैव निर्देशन दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है। ये ठीक वैसे है कि जैसे 11th डी में कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम इन 25 बच्चों में से 5 का सैंपल लें तो दोनों वर्ग में से बच्चे आ ज़रूर जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बच्चे ज़्यादा हैं और मैथ के बच्चे कम हैं, शायद 3 हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभव है कि अगर हम सैंपल चुनते हैं तो ज़्यादातर और सारे के सारे बच्चे सैंपल में केवल इकोनॉमिक्स के हों। तो हमने इन दोनों को सबसे पहले विशेषता के आधार पे कि ये इकोनॉमिक्स के और ये मैथ के, इनको हमने अलग अलग कर लिया। फिर हमने ये देखा कि मैथ के बच्चों की संख्या मान लेते हैं 5 है और बाकी इकोनॉमिक्स के 20 हैं। तो हमें अगर 25 में 5 सैंपल लेना है तो अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो 5 पर निकल के आ रहा है एक सैंपल। इस तरह से हम 20 में से 4 सैंपल लेंगे और 5 में से एक सैंपल लेंगे। और ये कैसे लेंगे, ये हम अलग अलग, एक से जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनकी 20 पर्चियाँ अलग डाली जाएंगी और जो इकोनॉमिक्स जो मैथ के होंगे उनकी 5 पर्चियाँ अलग डाली जाएंगी। उसके बाद में इनमें जो है वो रैंडम सैंपलिंग यानी कि दैव निर्देशन रीति से ही निकाला जाएगा। तो ये दरअसल क्या है, ये मिश्रित है। मिश्रण किसका है, एक तो इसमें मिश्रण है सविचार निदर्शन का, क्योंकि आपने मैथ और इकोनॉमिक्स को अलग अलग कर लिया, जो अभी आपने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था, ये वाला, ये जो आपने पढ़ा था ना, इसमें यही तो करते हैं कि हमने उनको अलग अलग कर लिया, वर्गों में बांट लिया और उसके बाद में हमने कहा कि 5 10 5 5 के मल्टीपल या 10 10 के मल्टीपल वाले रोल नंबर ले लिए। लेकिन यहाँ पे हम 5 5 के 10 करके नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ रोल नंबर 5 10 15 ऐसे आता। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने उनका वर्ग तो अलग अलग कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हें बाद में सैंपल का जो आपका दैव निर्देशन विधि है उसे भी अपनाया। तो ये मिश्रित निदर्शन विधि है। एक और तीसरी आती है प्रतिबद्ध दैव निदर्शन। इस विधि में क्या होगा, प्रतिबद्ध दैव निदर्शन की ये जो विधि है जिसे बहुस्तरीय दैव निदर्शन कहा जाता है, इसमें न्यायाधीश का चुनाव एक बार ना होकर के कई बार होगा, यानी कि विभिन्न चरणों पर होगा और प्रत्येक स्तर पर दैव निदर्शन द्वारा इकाइयाँ आपस में छांटी जाती हैं। फिलहाल अभी हम जानेंगे कि दैव निदर्शन की जो ये विधि है रैंडम सैंपलिंग, इसके गुण क्या है। यह प्रणाली मितव्ययी यानी कि कम खर्चीली है। इसमें श्रम समय और धन तीनों की बचत होती है। दैव निदर्शन प्रतिदर्श द्वारा चुने गए प्रतिदर्श समग्र के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं और ये पूरे समग्र का सच्चा सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव है तो कोई विस्तृत योजना बनाई नहीं जाती और इस रीति में प्रतिदर्श विभ्रमों की माप की जाती है। इसके दोष क्या हैं, यदि केवल कुछ समंक ही उपलब्ध हों तो दैव प्रतिदर्श संभव नहीं है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा है तो प्रतिदर्श की इकाइयों का चुनाव करना कठिन है, और यदि समग्र का आकार छोटा है और उसमें विषमता बहुत अधिक है तो भी प्रतिदर्श की यह विधि पूरे समग्र का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। अदैव निदर्शन की जो विधि है यह अयादृच्छिक प्रतिचयन है। अगर हम इसकी बात करें तो इस विधि में न्यायाधीश का चुनाव संयोग पर निर्भर नहीं करता। अनुसंधानकर्ता के निर्णय, उसके विवेक, उसकी सुविधा कन्वीनियंस इत्यादि पर निर्भर करेगा। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है। इस विधि में सर्वेक्षक की सुविधा या निर्गम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसे अयादृच्छिक प्रतिचयन विधि बोलते हैं, यानी कि इसमें भाग्य नहीं
विवेक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आएगी? सविचार निदर्शन। इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता अपने विवेक, अपनी इच्छा अनुसार समग्र की कुछ इकाइयों का चयन करता है और उसके विचार से समग्र का प्रतिनिधित्व जो भी इकाइयाँ करती हैं वो उन्हें चुन लेता है। कोटा या अभ्यंश निदर्शन, इस विधि के अंतर्गत क्या होगा? प्रतिदर्श या न्यायाधर्श की इकाइयाँ छांटने का कार्य प्रगणकों या गणकों पर छोड़ दिया जाता है। प्रगणकों को अनुसंधानकर्ता इस संबंध में पर्याप्त निर्देश दे देता है कि उन्हें किस भाग से कितनी इकाइयों का चयन करना है। निश्चित कोटा पूरा होने पर गणकों द्वारा सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को भेज दी जाती हैं। फिर आता है सुविधानुसार निदर्शन। अदैव निदर्शन की इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार न्यायाधर्श या प्रतिदर्श का चयन कर उसे सूचना देता है। बस इसमें इतनी सी बात है। इसके गुण कौन कौन से हैं? यह विधि बहुत सरल है, मितव्ययी है, कम खर्चीली, सुविधाजनक है और इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय भी होती हैं। उन क्षेत्रों में यह विधि ज़्यादा उपयोग में आती है जहां मिश्रित इकाइयां होती हैं, जहां कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उन्हें शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। दोष भी हैं इसके। पहला, इसमें स्तर बनाने और उन्हें भार देने में कभी कभी पक्षपात की संभावना रहती है। इस विधि में गणकों पर निर्भरता बढ़ जाती है और कभी कभी चुने गए न्यायाधीश समग्र का उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए निश्चित अभ्यंश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है और इसमें निष्कर्ष प्राप्त करने में इसीलिए देरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिदर्श विधि या निदर्शन विधि के सिद्धांत या नियम क्या हैं ये जानेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि प्रतिदर्श क्या होता है और इसमें कौन कौन सी विधियां हैं। अब हम जानने वाले हैं क्या, इस विधि के सिद्धांत या नियम क्या क्या हैं। तो देखिए 3 सिद्धांत हैं जिन पर प्रतिदर्श जो आंकड़े हैं, सैंपल जो हैं, उनकी विश्वसनीयता और उपयोगिता निर्भर करती है। पहला है सांख्यिकीय नियमितता नियम। यह नियम ये कहता है कि यदि अनुसंधान कार्य के लिए किसी समग्र में से दैव प्रतिदर्श के आधार पर कुछ इकाइयों का चयन कर लिया जाए तो इस प्रकार चुनी गई इकाइयाँ समग्र का यानी पूरे श्रेणी का लगभग सही सही प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ लगभग महत्वपूर्ण है, यानी कि शुद्धता के एक स्तर तक। ठीक। दूसरी जो बात आती है वह आती है हाँ, अभी इस नियम का जो आधार है वो क्या है? इस नियम का आधार यह है कि प्रकृति ऊपर से भिन्नता दिखाते हुए भी उसमें अंतर्निहित एक रूपता या नियमितता होती है। प्रकृति जो है ना ऊपर से अलग अलग दिखती है लेकिन अंदर से वो एक जैसी होती है। जैसे मनुष्य अलग अलग रंग रूप के दिखते ज़रूर हैं लेकिन उन सब में मानवता का पुट एक जैसा है। वह सब प्रेम चाहते हैं, वह सब प्रेम करना चाहते हैं, वे सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, उन सबको शांति एका भाईचारा पसंद है। वह सब बुद्धिमत्ता के दीवाने हैं, वह सब धन संपत्ति चाहते हैं, वह सब प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग हैं, उन सबका डीएनए अलग है, सब अलग अलग दिखते हैं। तो प्रकृति ऊपर से भिन्न दिखते हुए भी अंतर से एक रूप है और नियमित है। इसी कारण से प्रकृति के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं। यही सांख्यिकी नियमितता नियम का आधार है। एक और नियम है, इसका सिद्धांत है सैंपल मेथड का, और वह है महांक जड़ता नियम। यह नियम जो है ना, यह सांख्यिकीय नियमितता नियम का ही उपप्रमेय है, यानी कि ये उसका एक सब थ्योरम है। यह मान्यता पर आधारित है कि प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा उच्च स्तर की शुद्धता की संभावना भी उतनी अधिक होगी। यानी कि अगर आप 25 बच्चों में से अगर आप 2 सैंपल सुने तो ये संभव है कि वो पूरे के पूरे 25 बच्चों का प्रतिनिधित्व ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप 25 बच्चों में से 10 का सैंपल चुने तो उसमें शुद्धता जो होगी परिणामों की, जो 10 के आधार पर निकाले जाएंगे, वो 25 के आधार पर निकाले गए परिणामों के ठीक ठीक आसपास होने चाहिए। यानी कि अगर सैंपल साइज पर्याप्त है तो शुद्धता का स्तर भी अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। यह नियम इस पर आधारित है कि बड़े समग्र की पक्ष तथा विपक्ष की इकाइयाँ एक दूसरे को प्रभावहीन कर देती हैं। ठीक है। इसको डिटेल में आगे समझा दिया जाएगा, परेशान नहीं होंगे। अल्पांक दृढ़ता का नियम। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि यदि प्रतिदर्श का आकार बढ़ा भी दिया जाए तो अल्प इकाइयों का जो अनुपात पहले था वही आकार पहले पर बना रहेगा। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि 11th डी में 25 बच्चों में से 5 बच्चे मैथ के हैं और 20 बच्चे इकोनॉमिक्स के। ठीक।
तो अगर हम इसमें से केवल 5 सैंपल चुनते हैं तो इस बात की संभावना है एक अच्छे सैंपल में कि उसमें से 4 इकोनॉमिक्स के और एक मैथ का बच्चा हो। अगर हम ये 5 की जगह 10 चुन लें तो ऐसा माना जाता है, अल्पांक दृढ़ता का नियम जो कहता है कि जहाँ 5 में एक मैथमेटिक्स वाला बच्चा रहा था, अगर 10 सैंपल चुन लिए जाएं तो उसमें मैथमेटिक्स वाले कम से कम 2 बच्चे हो जाएंगे और बाकी 8 बच्चे इकोनॉमिक्स के होने चाहिए। यानी कि आप अगर सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिशत जो है अल्पांक का, यानी कि जो माइनॉरिटी में है, उसका प्रतिशत जो है वह उतना ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। प्रोफेसर किंग इसी बात को समझाते हैं कि एक बड़े समूह के एक भाग में एक दिशा में परिवर्तन अगर होता है तो संभावना होती है कि उसी समूह के बराबर के अन्य भाग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा। इस प्रकार ओवरऑल जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। ये दरअसल महांग जड़ता नियम के बारे में प्रोफेसर किंग का है, अल्पांक दृढ़ता से इसका कोई संबंध नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसकी कई सारी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी में अगर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो दूसरी कंपनी में उसका फ़ायदा भी हो रहा होता है, उससे वह दिवालिया होने से बच जाता है, यानी कि उससे वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए इसकी संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन अगर कोई एक व्यापारी है, उसके पास एक ही कंपनी हो और उसमें अगर घाटा हो जाए तो फिर वह व्यक्ति अमीरों की सूची से अलग हट करके दिवालियों की सूची में आ जाता है, यानी कि गरीबों की सूची में भी आ सकता है। ठीक है, तो जो अल्पांक दृढ़ता का नियम है ये अलग है, लेकिन महांक जड़ता नियम है जो प्रोफेसर किंग ने यहाँ पर बताया है कि जो बड़े समूह होते हैं उनमें क्या होता है कि समूह में भी कई हिस्से होते हैं, एक हिस्से में अगर कहीं पे बढ़ोतरी होती है तो दूसरे में कमी होती है, लेकिन एक की बढ़ोतरी दूसरे की कमी को पूरी कर देती है, तो ओवरऑल परिवर्तन ना के बराबर होता है। महांक जड़ता, जड़ता का मतलब है जहाँ पे परिवर्तन ना के बराबर हो, और महांक यानी बड़ी संख्याओं में जड़ता होती है, यानी उनमें परिवर्तन ऊपर से नहीं दिखता है, अंदर कहीं पे कोई हिस्से में कमी हो रही होगी तो कोई हिस्सा बढ़ोतरी कर रहा होगा, और इस तरह से ओवरऑल परिवर्तन कम से कम होगा बड़ी संख्याओं में। ये है प्रोफेसर किंग ने, इन्होंने महांक जड़ता नियम के बारे में बताया है। एक टॉपिक और है और वह है सांख्यिकीय त्रुटियां। सांख्यिकीय त्रुटियों से आशय है एकत्रित समंक तथा वास्तविक समंकरों के बीच में एक अंतर होता है। सर्वेक्षण का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, आंकड़ों के अर्जन या एकत्रित करने से संबंधित त्रुटियों की संभावना भी उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। त्रुटियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्रतिदर्श त्रुटियां, यानी कि इन त्रुटियों का संबंध अध्ययन के लिए चुने गए प्रतिदर्श की संख्या तथा प्रकृति से है। कभी कभी प्रतिदर्श अनुमान और वास्तविक अनुमान में अंतर होता है, क्योंकि प्रतिदर्श के लिए बहुत छोटा समूह चुना जाता है और प्रतिदर्श समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इन्हीं कारणों से उत्पन्न त्रुटि जो होती है उसको प्रतिदर्श त्रुटि बोलते हैं। आप अगर चाहें तो एक सूत्र के माध्यम से इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रतिदर्श त्रुटि बराबर चर का अनुमानित मूल्य माइनस चर का वास्तविक मूल्य। एक चर का अनुमानित मूल्य 10 माना गया है जबकि वास्तविक मूल्य उसका 20 है, तो प्रतिदर्श त्रुटि कितनी हो जाएगी? अनुमानित मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य, यानी कि 10 माइनस 20 यानी कि -10। अच्छा, अप्रतिदर्श त्रुटियां जो होती हैं वह आंकड़ों के संग्रहण के दौरान होती हैं। एक अप्रतिदर्श त्रुटि एक प्रतिदर्श त्रुटि से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक प्रतिदर्श त्रुटि को एक बड़े प्रतिदर्श आकार द्वारा आप कम कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई संभावना अप्रतिदर्श त्रुटियों में नहीं होती है। ये होती हैं मापन संबंधी या आंकड़ा अर्जन की त्रुटियाँ। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, कई कारणों से हो सकती हैं। जैसे पहला है विभिन्न तरह के मापक के उपकरण के प्रयोग की वजह से, अलग अलग मापकों का प्रयोग अगर हो रहा है तो इस तरह की त्रुटियां होती हैं। गणनाकार का आंकड़ों को विभिन्न तरह से पूर्णांकित करने की वजह से, जैसे कहीं पे डेसिमल में आ रहा है और उसने उसको 13.7 था, उसने उसको 14 कर लिया। कहीं ऐसा था कि 13.4 था, उसने भी उसको 14 कर लिया, तो ये गड़बड़ी है। उत्तरदाता यह सर्वेक्षक द्वारा गलत रिकॉर्ड करने से, अगर उसने गलत रिकॉर्ड ही कर लिया है तो ठीक है, तो भी दिक्कत आएगी। उदाहरण क्या है, रिकॉर्ड कर्ता द्वारा अपने रिकॉर्ड में किसी संख्या अर्थात 51 को 15 लिख देना, ये गलती है। 15.65 को 16 लिखना, ये भी गलती है। ठीक है, अनुत्तर संबंधी त्रुटियां कुछ होती हैं। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां क्या होती हैं? ये त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने से इनकार कर दे, अथवा उत्तरदाता गणनाकार के बार बार जाने पर भी न मिले। इस स्थिति में प्रतिदर्श को
प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकेगा। प्रश्नावली के दुरुपयोग संबंधी त्रुटियां, ये वे त्रुटियां होती हैं जब उत्तरदाता प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का गलत अर्थ निकाल ले और उनका जवाब भी गलत दे दे। अंकगणितीय त्रुटियां, इस तरह की त्रुटियां तब होती हैं जब जोड़, घटाव, गुणा इनमें कुछ त्रुटियां हो जाएं, तो ये अंकगणितीय त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है। प्रतिदर्श अभिनित, यह तब उत्पन्न होती है जब लक्षित जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग किसी कारणवश प्रतिदर्श चुनाव में शामिल ही ना हो पाए। ठीक है। तो ये कुछ आपने त्रुटियां पढ़ी। चेक पॉइंट यही है कि प्रतिदर्श विधि या निदर्शन विधि को कितने भागों में बांटा गया है, दैव निदर्शन विधि को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, संयोग वश चयन किस विधि को कहते हैं और लॉटरी किस प्रकार की निदर्शन विधि है ना। तो इनके जवाबों को ढूंढिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से रिवीजन करना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप प्लीज़ इसे अच्छे से रिवाइज कर लें। ये बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें अगर किताब नहीं है, और इसे आप ध्यान से पढ़ें, 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ें इसे कम से कम। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी फोल्डर से। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स उदाहरण हैं, रियल उदाहरण हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे। ये कुछ परीक्षा के अभ्यास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं 3 अंकों के। आप सभी बच्चों को इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न 6 अंकों के भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके बारे में ये बताया गया है कि किस पेज नंबर पर आप इनके उत्तर पा सकेंगे। यही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ है। स्वयं को जांचने के लिए जब आप ये सब पढ़ चुके होंगे तब आप यहाँ पर आइएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से कई उत्तर यहाँ इनके नहीं दिए गए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर किसी प्रश्न पर आप अटकते हैं तो कृपया मुझसे उसका उत्तर अवश्य पूछ लें। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है वीडियो के अंत में जो निर्देश आपको दिए गए हैं, आप जानते हैं कि ये सिर्फ आप ही के लिए है और आपके भले के लिए है। तो जैसा कहा गया है कृपया वैसा करके इस चैप्टर को तैयार कीजिए। मुझे लगता है अगर आप ये सब कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकेंगे, अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं तो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी स्टडिंग।